अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सर्द अंधेरी रात थी। आसमान को सियाह रंग के बादलों ने ढांप रखा था। किसी भी वक्त बारिश होने का इम्कान था। मैं उस पहाड़ी मकाम पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए इस किले की शिकस्ता फसील के साथ चला जा रहा था और जब भी बिजली चमकती तो थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पगडंडी नजर आ जाती। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस कदीम किले के पीछे 200 साल पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी कब्रें जमाने की बेरहम वक्त का शिकार होकर टूट फूट चुकी थी। उस कब्रिस्तान में वो कब्रें भी थी जो कि जंग आज़ादी के मारे गए थे। यह कब्रिस्तान आसेबज़दा मशहूर था। इस कब्रिस्तान के बारे में कई रिवायात मशहूर थी, जिनमें एक बहुत मशहूर थी कि यहाँ एक ऐसी कब्र है जो रात के 2 बजे के बाद चमकना शुरू हो जाती है। जो शख्स उस चमकती कब्र को ढूंढ ले तो उस कब्र का मुर्दा जाहिर होकर उसकी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। और इसके अलावा एक और रिवायत भी मशहूर थी। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त छन छन की आवाज़ आना शुरू होती, यानी रात के वक्त एक औरत इस कब्रिस्तान में घूमती हुई नजर आती है। अगर वो औरत किसी भी इंसान को नजर आ जाए तो वो औरत उस आदमी का सारा खून पी लेती है। इन रिवायात में कितनी सदाकत और सच्चाई थी ये मैं नहीं जानता, मगर एक बात ज़रूर है कि बहुत से लोगों ने उस कब्रिस्तान में रात गुजारने की कोशिश की थी, मगर दूसरी सुबह वो मुर्दा हालत में पाए गए थे और जो जिंदा बच गए थे वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो चुके थे। मैं भी एक इंसान हूँ। अपनी लालच और गर्ज के तहत आज रात बस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। दास्तान में आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने पस मंज़र आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहिए कि वो क्या हालात थे जिसकी वजह से मैं इस कदर ख़तरनाक काम के लिए राज़ी हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब वतन अजीज़ को आज़ाद हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के जिस गांव से था आज वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल हो चुका है। गांव का ज़्यादातर तबका मजदूर था, जिनकी ज़िंदगी का मकसद वडेरों और जागीरदारों की चाकरी करना था और सिर्फ पेट के तंदूर को भरना और फिर वक्त आने पर कब्र में पैर पसार कर सो जाना। मेरे वालिद उमरदीन गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे, जिनकी वजह से गांव के सारे लोग उनकी इज्जत किया करते थे। हम 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई उमैर मुझसे 2 साल बड़ा था और मेरी सेहत और काठी ऐसी थी कि मैं अपनी उम्र से छोटा नजर आता था। इसी सबब वो मोहल्ले के सारे आवारा लड़कों का भी लीडर था। वैसे तो मेरा भाई मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलता, पंजगाना नमाजें पढ़ता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान और फालतू वक्त में दीन की बातें और मसाइल सीखने में लगा था। हम दोनों हर चीज़ में एक दूसरे से उलट थे। जिस चीज़ की चाहत मुझे होती मैं हर सूरत वो चीज़ हासिल करने की सोचता, बल्कि वो सब्र और कनात से काम लेता। वो मिजाज का धीमा और मैं गुस्से का तेज तरार था। वो मस्जिद जाने वाला और मैं मस्जिद से भागने वाला था। वालिद साहब मुझे समझा समझा कर थक जाते, मगर मैं बाज ना आता। यूं तो मोहल्ले के तमाम लड़के मेरे दोस्त थे, लेकिन एक लड़का मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिसका नाम करमदीन था। करमदीन उम्र में मुझसे बड़ा और तेज तर्रार था। गांव के सब लोग मुझे नापसंद करते थे, लेकिन चूंकि मैं इमाम का बेटा था इसलिए हर कोई समझाता रहता कि आवारा लड़कों की संगत छोड़ दो। करमदीन की बातें अय्यारी से भरपूर थी। जब वो बोलता तो मैं हैरान रह जाता। करमदीन बहुत जीदार और निडर था। एक रोज हम नहर के पास बैठे बातें कर रहे थे। यार करमू, एक बात बता, मैंने बीड़ी का कश लेकर पूछा। पूछ मेरे राजा, वो बीड़ी के सरूर में बोला। यार ये जो बातें तू करता है कहाँ से सीखी तूने? मोहब्बत की यूनिवर्सिटी से। वो किसी आलिम फाजिल उस्ताद की तरह बोला। मोहब्बत की यूनिवर्सिटी से? तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैंने चिढ़कर कहा। अभी तू नहीं समझेगा, क्योंकि दूध के दांत जो नहीं टूटे तेरे। वो हंसकर बोला। तो ये गोलमोल बातें मेरे साथ मत किया कर। मैंने गुस्से से कहा। मेरे इस तरह गुस्सा करने पर वो हंस पड़ा। कल तू तैयार है ना? कल तुझे ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां तुझे हर बात समझ आ जाएगी। कहाँ ले जाएगा मुझे? मैंने भी तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। समंदर में जहां बड़े बड़े डूब जाते हैं, वो मुदब्बिराना लहजे में बोला।
बात बिल्कुल ही मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। मैं हवनकों की तरह सर हिलाकर रह गया। तू परेशान ना हो, जब कल तू चलेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मोहब्बत की यूनिवर्सिटी क्या होती है, वो बोला। अच्छा अच्छा, मैंने सर हिलाकर कहा। थोड़ी देर तक मैं और करमू साथ रहे और फिर वो अपने घर चला गया। उस रोज मौसम बेहद सुहाना था। शाम के 4 बज चुके थे। करमू के जाने के बाद मैं खेतों के रास्ते से होता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया होऊंगा कि मैंने उसे देखा, जिसे देखकर हमेशा मेरे दिल की धड़कन उथल पुथल हो जाती थी। बानो, जिसकी हर अदा में मस्ती थी और चाल में बांकपन था। उसकी मस्त जवानी मुझ समेत बहुत से दिलों पर छुरी चलाया करती थी। उसे देखकर मुझे हमेशा एक ही गाना याद आता, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। मुझे आता देखकर वो रुक गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, क्यों रे लफंडर, कहाँ से आ रहा है? तेरे लिए दूध की नहरें खोदने गया था। और वैसे भी गुलाबी रंग का काला लाचा और कुर्ता बहुत खूबसूरत लगता है तुझ पर। मेरी बात सुनकर उसकी गजाली आंखों से जैसे आग बरसने लगी। तू बहुत बेशरम है। अगर तेरे अब्बा को पता लगा ना तो तेरी कब्र मस्जिद के बाहर ही बनेगी। और मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, बदतमीज। क्या करूं, तुझको देखता हूं तो दिल बदतमीज हो ही जाता है, मैंने ढिठाई से कहा। बेहया आवारा, मैं बताऊंगी अब्बा को। इतना कहकर वो बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई और मैं भी बेशर्मों की तरह हंसता हुआ आगे निकल गया। घर में दाखिल हुआ तो अब्बा सहन में असर के लिए वजू फरमा रहे थे। आ गए आवारा गर्दी करके? अब्बा वजू करके तौलिया से मुंह पूछते हुए बोले। मैंने अब्बा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जोहर के वक्त से गायब हो, ना नमाज में थे और ना ही दर्स में। तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम इमाम मस्जिद के इमाम के बेटे हो? जवाब दो। उनका लहजा सख्त था। मुझसे कोई जवाब नहीं बन रहा था कि इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मेरा भाई उमेर घर में दाखिल हुआ। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था, उसमें सब्जी थी। अब्बा और मुझे देखकर वो फौरन से पेशतर समझ गया कि क्या मामला है। अब्बा जी, ये मास्टर साहब के घर पर था। मैंने इससे कहा था कि चला जाए, 2 दिन बाद रियाजी का पर्चा है। उमेर ने बात बनाते हुए झूठ बोला। अब्बा ने चंद लम्हे तक उसकी तरफ और मेरी तरफ देखा, फिर उमेर की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी मर्जी बेटे, मगर ये सुधरने वाला नहीं। उमेर ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुका दिया। जमात में सिर्फ 10 मिनट हैं, तुम दोनों वजू करके आना, मस्जिद में पानी नहीं है। अब्बा ये कहते हुए घर से बाहर निकल गए। नमाज असर कब ख़त्म हुई पता ही ना चला। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं बस टकरे मारता रहा और नमाज पूरी हो गई। उस रब की बारगाह में खड़े होने के बाद मेरे जहन में सिर्फ दुनिया और दुनिया के ख्यालात थे। मैं यही सोच रहा था कि नमाज ख़त्म हो और मैं भागूं। मस्जिद से बाहर निकलते ही मेरी सारी कैफियतों को सुकून मिल गया। मैं मस्जिद से थोड़ा दूर ही गया हूँगा कि मुझे करमू आता दिखाई दिया। मैंने करमू को आवाज़ दी तो वो रुक गया। अबे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? मैंने पूछा। अबे तुझे ही ढूंढ रहा था, वो बोला। क्यों? मैंने सर हिलाकर पूछा। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। करमू बीड़ी सुलगाते हुए बोला। क्या मतलब? अबे उल्लू, मैं अमीनाबाई के कोठे पर जा रहा हूँ, चलता है तो चल। मैंने तुझसे कहा था ना कि मोहब्बत की यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। नहीं, अब्बा बहुत मारेंगे, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। अबे मर्द बन, वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला। मगर अबे अगर मगर कुछ नहीं, तू अमीना की बेटी नरगिस को एक दफ़ा नाचते देख लेगा ना। वो इंतहाई बाजारी लहजे में बाएं आंख दबाते हुए बोला। वो एक अजीबोगरीब दुनिया थी, ऐसा बाजार जिसे मैं पहली बार देख रहा था। साजिंदे तमाशबीन, तबले की थाप, रक्स व सुरूर का माहौल, उम्मुल खबाइस जिस तरह पी और पिलाई जा रही थी, यानी शराब, वो मेरे लिए हैरत अंगेज था। मैं आंखें फाड़े वो सब देख रहा था। मुझ पर एक मदहोशी का आलम सवार था। बहुत से लोग पहले से बैठे थे, सबके मुंह पान से भरे हुए थे। मैंने देखा कि एक बहुत ही हसीन लड़की, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे थे, वो तबले की थाप पर अपना बदन थिरकाती थी। ऐसा होशरुबा नज़ारा मैंने पहले कभी ना देखा था। मैं उसकी मासूम सूरत तकता रहा। दफातन मेरी आंखों के सामने झमाका हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नरगिस की जगह बानो मौजूद है। नरगिस में मुझे बानो नजर आ रही थी। मैंने देखा कि करमू ने जेब से बहुत से नोट निकालकर मेरे सामने फैला दिए। नरगिस शर्माती लज्जाती मेरे सामने बैठ गई। मैं क्या करूं करमू, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है, मैंने बेबसी से कहा। अबे ओ देवदास की औलाद। अभी वो मजीद कुछ कहता कि नरगिस किसी बिजली की तरह मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना ही था कि मेरे पूरे जिस्म में 1000 वोल्ट का करंट तोड़ गया। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और मैं सटपटा सा गया। फिर जहमत कीजिएगा। उसका लहजा बड़ा ही दिलकश था। क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। वो इसलिए कि आप मुझे अच्छे लगे हैं, वो मुस्कुरा कर बोली।
ओए गधे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, क्योंकि आज तक इसने मुझे घास नहीं डाली, करमू चहक कर बोला। कोशिश करूंगा, मैंने बदिक्कत तमाम कहा। इतना कहकर करमू के साथ बाहर निकल गया। घर पहुंचा तो रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। उस वक्त गांव के चंद घरों में बिजली आई थी, जो कि बड़े घर थे। जैसे ही घर में दीवार कूदकर दाखिल हुआ, उमेर जो कि दालान में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था, चौंक कर उठ बैठा। कौन? चोर? उसके लहजे से बौखलाहट साफ जाहिर थी। श्श, उमेर, मैं हूं, मैंने सरगोशी में कहा। मेरी आवाज सुनकर जैसे उसकी जान में जान आई। मैं कब तक तुम्हारे लिए अब्बा से झूठ बोलता रहूंगा? उमेर की आवाज में नाराजगी थी। मैंने तो नहीं कहा झूठ बोलने के लिए। तुम थे कहां? अब्बा तुम्हारा पूछ रहे थे। कहाँ है अब्बा? मैंने बदस्तूर सरगोशी में पूछा। अब्बा तो सोए हुए हैं, और 2 दिन बाद पर्चा है। तुम्हारी तैयारी जरा भी नहीं है। उमेर की आवाज में गुस्सा था। अरे तो तेरे पेट में क्यों दर्द है? फेल मैंने होना है, तूने नहीं। और ये मेरे सामने बड़े भाई का नाटक मत किया कर, मैंने भी मुंह बनाते हुए कहा, और उसका जवाब सुने बगैर मैं तेजी से अंदर चला गया। फजर की नमाज में अब्बा ने झंझोड़कर जगा दिया था। रात देर तक जागते रहने के सबब मेरी आंख नहीं खुल पा रही थी। अरे उठो, क्या मुर्दों से शर्त बांधकर सोए हो? अब्बा की आवाज में शदीद गुस्सा था। अब्बा, बहुत नींद आ रही है, मैंने गुनूदगी में जवाब दिया। उठो बेटे, जिसने फजर के इनामात खो दिए उसने सब कुछ खो दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का खास एहतमाम फरमाते थे। अब्बा ने दोबारा मुझे झंझोड़ते हुए कहा। अच्छा, मैंने मुर्दा लहजे में कहा और उठ बैठा। मैं जा रहा हूं, तुम भी पहुंच जाना। देखो, उमेर मस्जिद पहुंच चुका है। बाप मस्जिद का पेश इमाम है और बेटा। अब्बा बेबसी से सर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गए। अब्बा के जाने के बाद मैंने चारपाई से उठने की कोशिश की, लेकिन नींद का गलबा बहुत ज्यादा था। लेकिन अब्बा का खौफ था। मुझे पता था नमाज छूट गई तो मार पड़ेगी। रात इशा भी नहीं पड़ी थी और अब मगरिब भी। चुनाचे में चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो आवाज देने वाला कोई ना था। आवाज फिर सुनाई दी। अबे कहाँ जा रहा है? नमाज पढ़ने, मैंने खुद कलामी की। सो जा, इतनी अच्छी नींद बाद में नहीं मिलेगी। आवाज फिर मेरे कानों से टकराई। मगर नमाज नींद से बेहतर है, मैंने खुद कलामी की। तू ठीक कह रहा है, नमाज के लिए कपड़े पाक होना शर्त है। तेरे कपड़े नापाक हैं। वो आवाज सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वाकई मेरे कपड़े तो ठीक नहीं थे। लेकिन अब्बा, मैंने फिर कमरे के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। तू जाएगा, कपड़े बदलेगा तो नमाज हो जाएगी। तू सो जा, बाद में कज़ा पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की आवाज यानी मेरा नफ्स मुसलसल मुझे नमाज से रोक रहा था। बिलाखिर वो कामयाब हो गया। ऐसी कोई अचंभे की बात न थी कि नफ्स कामयाब ना होता। मैं उस वक्त नमाज पढ़ लेता तो नमाज छोड़ने के गुनाह से बच जाता। नफ्स ने तो बड़े बड़ों को गुनाहगार और मरदूद करवा दिया है। शैतान से लेकर फिरौन तक, फिरौन से लेकर अबू जहल तक, हर जालिम इस नफ्स का शिकार हुआ। मैं उस वक्त नमाज छोड़कर दोबारा ख्वाब खरगोश में खो गया और फिर अब्बा की वो मार नहीं भूला जो नमाज छोड़ने पर पड़ी थी। उस पिटाई के बाद शायद पहली बार मेरे दिल में अब्बा के लिए कुछ नफरत का एहसास पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब्बा उमेर से ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे नहीं। अब मैं अब्बा को तपाने के लिए जानबूझकर नमाज छोड़ देता, आवारागर्दी करता। कर्मों के साथ 1-2 बार उस महजबी के दर्शन किए थे। अब्बा मेरे लिए परेशान रहने लगे थे। अब्बा नमाज की ताकीद करते और कॉलेज की पढ़ाई को कहते तो मैं ढिठाई से मना कर देता। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गांव से निकाला गया, जब मेरी वजह से अब्बा पर दिल का दौरा पड़ा था। वो शाम का वक्त था, मौसम बड़ा ही सुहाना था। मस्जिद में जमात 4:30 बजे खड़ी हो जाया करती थी। उस वक्त 5 बजे का वक्त था। मैं खेतों वाले रास्ते से होता हुआ पुराने कुएं की तरफ जा रहा था, जहां अक्सर करमू से मेरी मुलाकात रहा करती थी। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां परिंदों को डराने के लिए पुतला खड़ा किया जाता था, तब अचानक मेरे कानों ने नकरई हंसी की आवाज सुनी तो मैं चौंक उठा। यह हंसी मैं लाखों में पहचान सकता था। वो बानों की आवाज थी। हंसी की आवाज उस पुतले के अकब से आ रही थी। मैं तेजी से उस आवाज के ताकुब में पहुंचा तो नजारा देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। गम और गुस्से की शिद्दत के सबब मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। बानो एक लड़के की गोद में सर रखे ढिठाई से हंस रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई उमेर था, जो अब्बा के सामने बहुत शरीफ और पारसा बनता था। उसने आज मेरी मोहब्बत पर डाका डाला था। उमेर, मैं चिल्लाया। वो दोनों चौंक कर सीधे हो गए। एक ही पल पर दोनों की आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। मैं सत्ते किसी कैफियत में उन दोनों को घूर रहा था।
ابا کو مت بتانا، عمیر ہکلایا اور میں عمیر کو انتہائی خطرناک قسم کی گالی دیتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ وہ تمہاری بھی ماں ہے جسے تم گالی دے رہے ہو، عمیر بھی غصے میں آ کر بولا۔ کمینے کتے، بھائی کی محبت پر ڈاکہ ڈال کر مجھے سبق پڑھا رہا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، عمیر کی بجائے بانو دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا تھیں۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ جو لوگ محبت میں چوٹ کھاتے ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دکھ کتنا بڑا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لمحے بعد وہ پھر بولی، کسی آوار اور لفنڈر سے شادی کرنے کی بجائے خودکشی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں ویسے بھی عمیر سے پیار کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ میرے دل کی دنیا میں لرزے کی کیفیت طاری تھی۔ دفعتاً میں نے آنسو پونچھے اور سخت لہجے میں بولا، نفرت ہی صحیح، مگر تمہارے عاشق کو جان سے مار دوں گا۔ پھر تو تم مجھ سے پیار کرو گی نا؟ میرے لہجے میں صفاقی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے عمیر پر حملہ کر دیا۔ عمیر شاید اس کے لیے تیار نہ تھا۔ چند ہی منٹوں میں عمیر بے بس ہو کر گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ میں بھی تھک چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بانو وہاں نہ تھی۔ شاید وہ موقع جان کر کھسک چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بانو میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکی تھی۔ میری سانس تھوڑی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ عمیر اب بے ہوش ہے۔ غصے اور نفرت میں یہ بھول چکا تھا کہ عمیر میرا بھائی ہے۔ میں کھیتوں میں ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے میں اس کا کام تمام کر سکوں، مگر مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی۔ اچانک مجھے کرہنے کی آواز سنائی دی تو میں نے دیکھا کہ عمیر ہوش میں آ رہا ہے۔ میری شیطانی جبلت دوبارہ جاگ گئی۔ میں نے شفاق نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ اس وقت میرا خون سفید ہو چکا تھا۔ عمیر مچلنے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ بری طرح سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کسی نے زوردار وار کیا ہو۔ ہزاروں سورج میری آنکھوں کے سامنے طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں۔ وار انتہائی شدید تھا۔ میں بھنا کر پلٹا، لیکن نووارد کا دوسرا وار مجھے زمین پر لے آیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میرا پورا جسم رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ میں اس جگہ پڑا تھا۔ وہ ایک چوبارہ تھا جو کہ ایک بہت بڑے پیپل کے پیڑ کے نیچے تھا۔ سخت ریت اور بجری کی مدد سے پیپل کے ارد گرد ایک چبوترا سا قائم کر دیا گیا تھا جسے چوبارے کا نام دے دیا گیا تھا۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں پوری رات اس چوبارے پر رہا تھا جس پر گاؤں کی پنچایت لگا کرتی تھی۔ اس پیڑ کے آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے اور کرسیوں پر پنچایت کے بزرگ جمع تھے۔ کرسیاں اس پیڑ کے سائے میں لگی تھی۔ الغرض گاؤں کی اس مختصر سی عدالت میں میرا فیصلہ ہونا تھا۔ کافی دیر تک بندھے رہنے سے میرے جسم میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہر کھڑا ہوا شخص مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ابا کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کرسی پر بیٹھا ایک شخص اٹھا اور ایک نفرت بھری نظر میری طرف ڈالی۔ پھر حاضرین محفل سے مخاطب ہوا، یہ جو یہاں بندھا پڑا ہے ہمارے محترم اور معزز امام صاحب کا بیٹا ہے۔ اس نے نہایت ذلیل اور شرمناک حرکت کی۔ چودھری صاحب کی اکلوتی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا، اس کو بے عزت کرنا چاہا۔ بچانے والے عمیر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اگر عمیر وہاں نہ جاتا تو یہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے بیچارہ امام صاحب اس ذلیل کی حرکتوں کو سن کر اللہ کو پیارا ہو گیا، اور عمیر زخمی حالت میں چودھری صاحب کے گھر پر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تمام حاضرین کی نگاہوں سے غم و غصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ان الزامات کو سن کر میں حیرت زدہ سا رہ گیا۔ میں نے بانو کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، میں نے عمیر پر ضرور حملہ کیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری آنکھوں سے از خود آنسو بہنے لگے تھے۔ کچھ بھی تھا وہ میرے والد تھے جو ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتے تھے۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میری زبان جیسے رک گئی۔ غم کا ایک بڑا بوجھ میرے سر پر تھا۔ میرے چہرے پر تکلیف، غم و کرب کے آثار تھے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ پنچایت کا ایک پنچ کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بولا۔ نہیں، میں کچھ نہیں۔ میرے ابا، میں کراہا، انہیں آج صبح فجر میں دفنا دیا گیا ہے، پنچ بولا۔ یہ خبر میرے لیے کسی بم سے کم نہ تھی۔ ظالموں نے مجھے میرے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ میری اس حالت کی ذمہ دار بانو تھی، چودھری تھا، عمیر تھا۔ میں نے دل میں ایک بہت بڑی قسم کھائی کہ میں ان سے انتقام ضرور لوں گا۔
पंचायत ने तमाम शहादतों के पेश नज़र मुझे इंतहाई सख्त सज़ा सुनाई। अगर मुझ पर उमैर पर हमला करने का इल्ज़ाम होता तो दुख ना होता, मगर बानो की इज्जत पर हमला करने के इल्ज़ाम में, वो इल्ज़ाम जो कि झूठ और बदनीयती पर मबनी था, मुझे गांव से निकाल दिया गया। खाली हाथ 2 जोड़े कपड़ों में मैं गांव से जाते वक्त एक बार अपने वालिद की कब्र से लिपट कर रोना चाहता था, मगर मुझे उसकी इजाज़त न दी गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मेरे दिल में इंतकाम का चिराग ज़रूर रोशन हो चुका था, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ उमैर और बानो के खून से बुझ सकता था। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा रेल आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरी जेब में पैसे भी ना थे, मुझे भूख भी सता रही थी। दफातन मुझे करमू आता दिखाई दिया, जो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। करमू आते ही मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और बोला, कैसा है तू? ठीक हूँ, तू सुना, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ दोस्त, मुझे यकीन है बानो ने तुझे फंसाया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा बदला लेने, एक दिन ज़रूर आऊँगा। मेरी आंखों में एक अज़म था, मैं जानता था जो मैं ठान लेता हूँ करके रहता हूँ। ये कुछ पैसे हैं, बड़ी ताकत है इनमें, तू रख ले, तेरे काम आएंगे। करमू ने पैसे मेरी जेब में ठोंसते हुए कहा। मैंने पैसों का मना किया और रेल में चढ़ गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार घर से बाहर कदम निकाला था। रेल के सफ़र में सारे मुसाफिर भी अजनबी थे। मुझे एक एक करके सारे के सारे वाक़यात मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे। अब्बा का चेहरा, कभी उमैर का चेहरा, कभी गांव के सारे दोस्त मेरी निगाहों के सामने एक एक करके आते गए। बानो का चेहरा जब भी मेरे सामने आता, गुस्से से मेरी मुट्ठियां भिज जाती। मैं रेल में बैठा सफ़र करता रहा। फिर मेरी ट्रेन एक बड़े शहर के प्लेटफार्म पर जा लगी। स्टेशन से उतरते ही उस शहर की रौनक देखकर मैं दंग रह गया। तेजी से भागती गाड़ियां, भागते हुए इंसान देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन से मीलों दूर तक साइन बोर्ड पड़ता, बसों और ट्रालों का शोर सुनता हुआ, बड़ी बड़ी दुकानों में रखे हुए सामानों को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं चल चल कर थक चुका था, लेकिन रास्ता था कि ख़त्म ही ना होता था। मेरे पैर दुखने लगे थे। नया शहर देखने का तजस्सुस दूसरे मसलों की वजह से मांद पड़ गया था। भूख भी लग रही थी, कहीं 2 घड़ी बैठकर आराम करने को भी दिल करता था। भूख का मसला मैंने इस तरह हल किया कि एक रेडी पर दाल चावल खाए और खा पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इंसानों के इस जंगल में कोई हमदर्द नहीं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रहने सर छुपाने का कोई ठिकाना न था। किसके आगे हाथ फैलाऊं? मुझे अपना गांव याद आने लगा था। गांव में तो सरे शाम ही जिंदगी सो जाती थी, लेकिन शहर 10 या 11 बजे तक जागता है। मुझे इस बात की फिक्र होने लगी कि बाकी पैसे ख़त्म होंगे तो क्या होगा। इसलिए मुझे शदीद किस्म की परेशानी होने लगी थी। चुनाचे सिर्फ और सिर्फ नौकरी के सिवा कोई और रास्ता न था। पाकिस्तान का इब्तिदाई ज़माना था। इस नौमौलूद रियासत के अपने मसाइल थे। चुनाचे हुसूल रोज़गार के लिए मेरा सफ़र इतना आसान न था जितना मैं समझ रहा था। चुनाचे मैंने इस शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर नौकरी हासिल करने का फ़ैसला किया। कई बड़ी दुकानें नजर आई, मगर उन दुकानों में अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर एक दुकान के सामने आकर मैं रुक गया। काफ़ी देर तक मैं उस दुकान के सामने खड़ा रहा। जब सारे ग्राहक चले गए तो मैं डरते डरते दुकान के अंदर दाखिल हुआ। फरमाइए। काउंटर के पीछे खड़े एक शख्स ने मेरा हुलिया देखकर पूछा। जी। उसके अंदाजे तखातुब से मैं घबरा गया। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर वो शख्स समझ गया। ओह, भिखारी हो? जाओ जाओ भाई, कोई और घर देखो। इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? वो शख्स सख्त लहजे में बोला। मैं भिखारी नहीं हूं, मैंने नीची आवाज में कहा। तो फिर क्या हो? जाओ बाबा, निकलो बाहर, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूं। उसका लहजा बदस्तूर सख्त था। वो अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं चंद लम्हे ठहर कर वहां से चला गया। पहली जगह ही नाकामी हुई थी। फिर मैंने हिम्मत करके कई दुकानों में कोशिशें की, मगर हर जगह नाकामी हुई। कोई जमानत मांगता, कोई धक्के देकर निकाल देता। 2 दिन बाद मेरी हालत अबतर हो चुकी थी। इतने बड़े शहर में ना तो सर छुपाने का ठिकाना था, ना ही पेट भरने के लिए रोटी। चुनाचे रात गुजारने के लिए मेरे लिए रेलवे का वेटिंग रूम ही मुनासिब था। सारे पैसे खत्म हो चुके थे। पिछले 24 घंटे से मैंने कुछ ना खाया था, ना ही पिया था। चुनाचे मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। रेलवे वेटिंग रूम तक जाने के लिए मैं थोड़ा ही चला हूँगा कि बीच सड़क पर मेरा सर चकराने लगा। शायद नकाहत के सबब ऐसा था। शाम के साए रात में तब्दील हो रहे थे। दफातन मेरी आंखें तेज रोशनी से खीरा होने लगी। कोई कार करीब आ रही थी। कार के हार्न ने मुझे बीच सड़क से हटने के लिए इशारे दिए जा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत न हो पा रही थी। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो मैंने खुद को एक निहायत ही
आलीशान किस्म के बेड पर पाया। नर्स के कपड़े पहने एक औरत मेरे सामने थी और वो इंजेक्शन तैयार कर रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो वो एकदम बोल पड़ी, आप लेटे रहिए, नहीं तो आपकी नकाहत बढ़ जाएगी। मैं आपको ताकत का इंजेक्शन लगा दूं। उसके होंठों पर निहायत मेहरबान मुस्कुराहट थी। इंजेक्शन देने के दौरान वो मुसलसल मुझे देखकर मुस्कुराती रही। थोड़ी देर के बाद वो अपना काम मुकम्मल करके वापस जा चुकी थी। मैंने वहीं से बैठे बैठे कमरे का जायजा लिया। कमरा वाकई बहुत खूबसूरत और बड़ा था। जितना बड़ा ये कमरा था उतना ही बड़ा गांव में हमारा घर था। चारों तरफ दीवारों पर खूबसूरत औरतों की और यहाँ तस्वीर लगी थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे यहाँ कौन लाया था, लेकिन जो भी था मेरा हमदर्द और मौसिन था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीधा होकर बैठ गया। आने वाला एक वेटर था जिसने एक ट्राली संभाल रखी थी जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी। ट्राली ऊपर से नीचे तक अनवा व अक़साम के लवाजमात से भरी थी। वेटर ट्राली छोड़कर चला गया। खाने से अच्छी तरह सैर हो जाने के बाद मुझे नींद आने लगी थी। इतना उम्दा और लजीज खाना मैंने पहली बार खाया था। जो भी मेरा मेज़बान था वाकई बड़ा रहमदिल और फराख दिल इंसान था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि मुझे दोबारा कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि कमरे में दाखिल होने वाला शख्स एक अंग्रेज था। उसकी उम्र 60 या 65 साल के दरमियान थी। उस शख्स के सारे बाल सफ़ेद थे जबकि दाढ़ी के बाल काले। शायद उसने दाढ़ी पर रंग लगाया हुआ था। उसने जिस्म पर निहायत खूबसूरत सूट ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। उसकी आंखें छोटी छोटी और निहायत चमकदार थी। छोटे कद के सबब वो निहायत अजीब लग रहा था। तुमने खाना ठीक से खाया? उसने खाली प्लेटों की तरफ देखकर निहायत साफ सुथरी उर्दू में कहा। जी, बहुत मेहरबानी। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता था। मेरा नाम जॉन फ्रैंक है। तुम मेरी गाड़ी से टकराए थे और तुम्हारी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि भूखे और बेआसरा भी हो। जी बिल्कुल, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मेरी कहानी के दौरान वो बिल्कुल ही खामोश रहा। जब मैं खामोश हुआ तो वो मुस्कुरा कर बोला, तो कुछ सीखा तुमने अपनी दास्तान से? उसका अंदाज बड़ा ही मुदब्बिराना था। मैं समझा नहीं। खूब। मैं जॉन फ्रैंक 1940 में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जानते हो क्यों? वो छोटे छोटे दीदे घुमाता हुआ बोला। नहीं, मैंने बेवकूफ़ों की तरह कहा। हिंदुस्तान शुरू से ही मुझे पुरस्रार लगता था। हिंदुस्तान की सरजमीन जादू टूने और तोहमात से भरी थी। चुनाचे इस सरजमीन पर मैंने जादू काली कुव्वतें हासिल की। मेरी ये काली कुव्वतें हासिल करने का जुनून बढ़ता चला गया। फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया। मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक कदीम कब्रिस्तान है। सुना है कि यह कब्रिस्तान आसेबज़दा है और उस कब्रिस्तान में कुव्वतों का ख़जाना दफन है, और वह ख़जाना जिसके पास आ जाए उसकी काली कुव्वतें उस पर मेहरबान हो जाती हैं। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, मगर तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? बकौल तुम्हारे कि तुम्हारे पास बहुत सी कुव्वतें हैं। मेरी बात सुनकर जॉन फ्रैंक मुस्कुराया और बोला, हर ताकत की कुछ न कुछ हदूद होती हैं। इसी तरह उस इलाके, उस कब्रिस्तान में सिर्फ ऐसे लोग ही जा सकते हैं जो शैतानी कुव्वतों की हदूद में ना आ सकते हों। उसकी ये निराली मंतक मेरी समझ में न आई, लेकिन पैसे की बात आखिर मेरी समझ में ज़रूर आ गई थी। जॉन फ्रैंक की हिदायत के मुताबिक मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा और मौत की खामोशी थी। शहर खामोशों का यह कब्रिस्तान अपने अंदर न जाने कितने राज लिए हुए था। मैं एक टूटे फूटे चबूतरे पर बैठा किसी ऐसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। दफातन मुझे ऐसा लगा कि कोई गहरे गहरे सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज़ मुझे अपने बराबर से आ रही थी, जैसे कोई जानकुनी की कैफियत से दो चार हो। अचानक मुझे दूर कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। खौफ से मेरे मसामों से ठंडा पसीना फूट पड़ा। दफातन मेरे कानों में छन छन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत पायल पहनकर टहल रही हो। मेरे हलक से दिलखराश चीख निकली। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मन मन भर के हो गए थे। मेरे कदमों ने मेरे जिस्म का साथ देने से इनकार कर दिया था। जॉन फ्रैंक की तमाम हिदायत मेरे जहन से निकल गई कि अचानक मुझे फिजा में कहकहा सुनाई दिया। वो कहकहा निहायत खौफनाक और मर्दाना था। जॉन फ्रैंक ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने तुमको मेरे हवाले कर दिया है ताकि मैं तुम्हारी मदद से अपना काम कर सकूं। जॉन फ्रैंक ने तुम्हारे बदले मुझसे शैतानी कुव्वतें हासिल की हैं। एक पुरस्रार आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कौन हो तुम? तुम्हारा जिस्म अब मेरा घर होगा। एक खौफनाक किस्म का कहकहा मेरे कानों से टकराया।
واقعی لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے چمکدار قسم کے ذرات منقسم ہونے لگے، پھر مجھے ایک زوردار دھکا سا لگا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز واقعات پیش آنے والے ہیں، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں اس منحوس قبرستان میں داخل ہی نہ ہوتا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شدید جھٹکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ٹرین میں موجود ہوں اور ایک برتھ پر لیٹا ہوں، اور ریل کے جھٹکوں سے میری آنکھ کھلی ہے۔ مجھ پر ایک بڑی عمر کے صاحب جھکے ہوئے تھے۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر بڑے صاحب، جو کہ 60 سال کے قریب ہوں گے، فوراً پانی کا گلاس میری جانب بڑھا دیا۔ واقعی مجھے پانی کی بے حد طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پانی فوراً گھٹاگھٹ پی لیا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے نہایت شدید نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے صاحب کچھ دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹے کراچی سے تم ہمارے ساتھ ہی ریل میں چڑھے تھے؟ بڑے صاحب کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر گمبھیر پریشانی دیکھ کر بڑے صاحب پھر بولے، شاید تم کو کوئی بیماری ہے، تم کو بھول جانے کی بیماری ہے۔ تم ہم سے باتیں کرتے کرتے چکرا کر گر پڑے تھے۔ چکرا کر گر پڑا تھا؟ میں نے حیرت سے خود کلامی کی۔ میں تو اس قبرستان میں تھا، پھر میں ریل میں کیسے آیا؟ یہ ایک راز تھا، شاید اسی پراسرار قوت نے مجھے ریل میں پہنچایا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے بیٹا؟ بڑے صاحب اپنی داڑھی میں خلال کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولے، نہیں کچھ نہیں۔ ابھی میں مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میری آنکھیں چندھیاں گئی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، جو کہ آرام سے چلتی ہوئی بڑے صاحب کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ ابو، باتھ روم کا بلب نہیں جل رہا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ اس کی آواز واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی بے حد نرم و نازک تھی۔ اس کی عمر 18 یا 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے، پھر بھی اس کی تعریف کرنا زیادتی ہوگی۔ وہ واقعی بے حد حسین، نرم و نازک اور لطیف تھی، بالکل اوس کے پہلے قطرے کی طرح۔ بابا، باتھ روم کی لائٹ نہیں جل رہی، بلب فیوز ہو گیا ہے، لڑکی نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر نکرئی آواز میں کہا۔ بس بیٹی، سفر پورا ہونے کو ہے، بڑے صاحب نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکی واقعی خوبصورت اور حسین تھی۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ وہ عجیب غیر انسانی سی آواز تھی، جیسے کوئی بھیڑیا میرے کان میں غرایا ہو۔ تمہارا جسم میری روح کا مسکن ہے، اور میری روح کی خوراک اس خوبصورت کی معصومیت اور خوف ہے۔ نہیں، میرے حلق سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ تم انکار نہیں کر سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں بے شمار سیٹیاں گونجنے لگی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے رقصاں تھے۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے لڑکی کی جانب دیکھا، جو کہ اپنے والد سے بات چیت میں مشغول تھی۔ میں نے تنویمی انداز میں آگے بڑھ کر اس کی نرم و نازک کلائی پکڑ لی۔ میری اس عمل سے وہ چونک گئی اور اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے صاحب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڈھے، تیری یہ بیٹی آج میرا شکار بنے گی۔ میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ شیطانی قوت مجھ سے میرے جسم کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل مجھ سے چاہتی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔